अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है? सभी इस देश के नागरिक हैं। किसी की मान्यता अलग हो जाने से वो पिछड़ा क्यों रह गया? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। संविधान के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या कहता है संविधान? आज हम लोग मूल अधिकारों की शुरुआत करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार का खंड भाग 3 में आता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। यह भाग केवल और केवल मूल अधिकारों के लिए है, जिसको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इस फंडामेंटल राइट्स में की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। 12वें अनुच्छेद में हमारा संविधान मौलिक अधिकार को लेकर के कहता है कि जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी हैं। कंप्लीट इंडिया को ये कवर करता है। सबके लिए अलग अलग मौलिक अधिकार बनाए गए हैं। कुछ मौलिक अधिकार कॉमन हैं और कुछ मौलिक अधिकार कुछ खास लोगों के लिए हैं, सबके लिए नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, कैसा है, हमारा संविधान इसके विषय में क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। यानी कि संविधान के लागू होने से पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे, जो स्पेशल स्टेटस गवर्नमेंट बॉडीज़ को थी, उन सबको निरस्त करके ज़ीरो कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। 13 का दूसरा खंड कहता है राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इसमें साफ क्लियर कह दिया गया है कि सरकारें ऐसा कोई भी नियम नहीं बना सकती हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती हों, फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण करती हों। इसमें क्या क्या है? तीसरा कहता है इस अनुच्छेद में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जैसे विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। ख कहता है तीसरा खंड 13वां का तीसरा खंड का ख कहता है प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले से निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग इस समय पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। और चौथा भाग कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 यानी कि जहाँ पे सेना का कंट्रोल हो, अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगा। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होंगे। जहाँ पे सेना के कंट्रोल में, जो एरिया आर्मी के कंट्रोल में है, डिफेंस के कंट्रोल में है, उस एरिया पे फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते हैं। बाकी सभी जगहों पे लागू हैं। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 जो है 14, वो हमको किस चीज़ के बारे में बताता है? समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि कानून के सामने सब एक बराबर होंगे, कोई स्पेशल स्टेटस कानून के सामने नहीं रखता है। आर्टिकल 15वां कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिभेद। इसका 15 का 1 कहता है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सरकार एक नागरिक को दूसरे नागरिक की अपेक्षा कम या अधिक नहीं आंकेगा। ये सबसे पहला
15वां का खंड 1 दूसरा क्या कहता है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश उसको नहीं रोका जा सकता है। अगर किसी दुकान में जाना हो, जात पूछ करके अगर उसको दुकान में नहीं घुसने दिया जाता है, धर्म पूछ करके नहीं घुसने दिया जाता है, तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। या कहीं पे भोजनालय में छूत अछूत देखा जाता है कि ये छूत है या अछूत है, वो अगर ऐसा कोई करता है तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होटल और सार्वजनिक या सिनेमा हॉल हो गया या कोई भी जगह हो गया जहाँ पे आप जा कर के रुकते हैं, किसी भी तरह का सेवा का लाभ लेते हैं, वहाँ पे जाति या धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी का 15वां का ख कहता है, 15वां के दूसरे भाग का ख कहता है, पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के लिए के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तालाब हो गया, कुआं हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, कोई भी जगह जिसको सरकार ने बनाया है वहाँ पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे सरकार ने बनाया है या सरकार के कंट्रोल में है, वहाँ पे जाति और धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15वां का तीसरा भाग कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। एक बात और कहता है कि इक्वालिटी का राइट्स तो है, लेकिन स्पेशल स्टेटस वाले लोगों को, जैसे कि कोई वृद्ध, कोई बच्चा हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, वृद्ध हो गया, बीमार हो गया, या कोई औरत हो गई, प्रेग्नेंट औरत हो गई, उनके लिए विशेष तरजीह देने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो ये आर्टिकल उसको नहीं रोकेगा। इसके बारे में ये स्पष्ट कर दिया गया है। इसी का चौथा बोलता है, 15वें खंड का चौथा बोलता है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य के को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। यानी ये जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 का चौथा भाग स्पष्टतया वंचित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए आरक्षण देकर के उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के प्रावधान के तरफ इशारा करता है कि उनको आप आरक्षण दे सकते हैं, स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। इसी का 5वां कह रहा है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य की सहायता से प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या है। एक तरफ तो हमारा संविधान बात करता है कि किसी भी आधार पे आप धर्म या जाति को नहीं देखेंगे, लेकिन यहीं पे हमारे संविधान में एक ब्लाइंडनेस आ जाता है, एक अंधापन आ जाता है कि आप धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आपको फलानवा 30 के 1 में दिया गया है कि आप अपना धार्मिक शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। अब ये स्पेशल राइट दिया गया एक धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे स्पेशल राइट दिया गया। यहाँ पे इसको वायलेट किया गया। क्यों वायलेट किया गया? इसका रीज़न ये है कि अल्पसंख्यक बोल करके अल्पसंख्यकों को जो राइट दिया गया वो बहुसंख्यकों को राइट नहीं दिया गया। उस राइट को यहाँ पे वायलेट किया गया। ये
5वां खंड जोड़ करके 15वें आर्टिकल 15 के 5वें खंड में इस चीज़ को जोड़ करके इस अधिकार को, समता के अधिकार के ऊपर कैंची चलाया गया है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण दिखाई दे रहा है और वो है राजनीतिक कारण। तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे साफ और स्पष्ट दिखती है। एक तरफ कहता है, हमारा संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य या देश किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो एक नागरिक से दूसरे नागरिक के बीच में भेद की दीवार खड़ी करती हो। लेकिन यहीं पे धर्म के आधार पे एक इसमें पेचड़ा घुसेड़ दिया गया कि आप बना सकते हैं। एक बहुसंख्यक समाज को अगर हम साइड करते हैं, 80% 80% इस देश के बहुसंख्यक हैं, 20% लोगों को ये स्पेशल राइट्स दिया गया और 80% लोगों के धार्मिक शिक्षण संस्थानों के प्रोत्साहन के राइट को रोक दिया गया। वहाँ पे एक तरह से सरकार ने अपना हाथ खड़ा कर लिया कि तुम्हारे धर्म के संबंध में हम किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनके धर्म के प्रचार के लिए हम पैसा खर्च करेंगे। जहाँ पे यह संविधान कहता है कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी आधार पे नहीं किया जा सकता, सिवाय एक शर्त के कि वहाँ पे आर्टिकल 368 यानी कि सेना का अधिकार जहाँ पे हो वहाँ पे मौलिक अधिकारों का के संबंध में कोई नियम कानून बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। लेकिन हमारे देश के भाग्य विधाताओं ने संसद में बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि आर्टिकल 13 के ऊपर ही कैंची चल गया है, उसको सेंसर कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में संदर्भ में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे पूरा देश सहमत है, कहीं से कोई असहमत नहीं है। उनको अगर मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, इट विल बी एक्सेप्टेबल। लेकिन धर्म के आधार पे किसी को स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए, खास करके उसके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में, तो यह कहीं ना कहीं से समता के अधिकार का हनन है। एक तरह से यहाँ पे बहुसंख्यकों को एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और चरने वाले जो हैं वो अल्पसंख्यकों को चरने वाला बनाया गया और सरकार यहाँ पे चरवाहा है। ये इसके ऊपर पूरे देश को ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके भारत के भाग्य विधाताओं को कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए छठा देखते हैं। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में कोई बात राज्य को, इसमें क क्या कह रहा है, खंड 4 और खंड 5 में उपलब्धि वर्गों से विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्ग को उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। यानी कि जो कोई गरीब है उसको सरकार अगर किसी तरह का ऐड देती है तो यह नहीं रोकेगा, ये एकदम एक्सेप्टेबल है, सही है। खंड ख बोलता है कि खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से विभिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध, वही बात है भाई, घुमा फिरा करके उसमें और चीज़ें घुसाई गई हैं, लेकिन बात वही है, शैक्षणिक संस्थानों से रिलेटेड है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वहाँ पे वजीफे वगैरह का है, इन सब चीज़ों का आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें खंड 1 में अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्याधीन होंगे। यानी कि इसमें जो स्पेशल स्टेटस वाले नागरिक हैं, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, गरीब हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में उनके रिजर्वेशन की बात करता है। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा संविधान समता की बात करता है, समानता की बात करता है, विधि के समक्ष सभी समान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई किसी धर्म विशेष को मारने वाला है, कोई दूसरे धर्म विशेष को मारने वाला है, अगर दोनों एक ही तरह का क्राइम करते हैं तो दोनों को सज़ा एक ही तरह की मिलती है, न कि उसका धर्म देख करके, उसका जाति देख करके सज़ा को कम या अधिक किया जाता है। लेकिन
कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि भारत के जो कुछ वर्ग हैं, कुछ विशेष जातियां हैं जो सैकड़ों साल तक प्रताड़ित रही हैं और अभी तक वो समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हुई हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए स्पेशल स्टेटस इसमें दिया गया है। वो तो समझ में आता है, लेकिन धर्म के आधार पे जो भेद दिया गया है, विभेद किया गया है, वो समझ में नहीं आता है क्यों किया गया है। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है? सभी इस देश के नागरिक हैं। किसी की मान्यता अलग हो जाने से वो पिछड़ा क्यों रह गया? किसी की पूजा पद्धति अलग है तो वो पिछड़ गया, किसी की पूजा पद्धति अलग है तो वो आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? ये सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिस अगर देश के नागरिकों के प्रगति को रोकता है तो उसको कंट्रोल करने का पावर स्टेट के पास है। स्टेट ने अपने पावर का यूज़ न करके एक स्पेशल प्रोविज़न हमारे फंडामेंटल राइट्स में घुसाया और उनको ऊपर खींचने के बजाय, जो धर्म के आधार पे संस्थाएं हैं उनको ऊपर खींचने के बजाय इन्होंने उनको और नीचे गर्त में धकेल दिया और समाज में एक तरह से लोगों के बीच में एक तरह का डिवाइडेशन हो गया, एक तरह का क्या बोलते हैं, अलगाव हो गया धर्म के आधार पे। ये शुरुआत सरकारों ने किया है इसमें, संविधान में इन धाराओं को फेंट करके। केवल इन धाराओं को अगर निकाल दिया जाए तो देश में धर्म के नाम पर जो भेद है वो समाप्त हो जाएगा। और इसकी शुरुआत सरकार को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत के दर्शन के अनुसार ये कहा जाता है, यथा राजा वर्तते तथा प्रजा वर्तन्ते। जैसे राजा व्यवहार करता है उसका अनुसरण प्रजा करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और मेरा जो अपील मैंने जो किया है वो भारत के भाग्य विधाताओं को और उभरते नए राजनेताओं को समझ में आया होगा। अगर देश को वाकई तरक्की करना है, अगर इसको उन्नति के राह पर लेकर के जाना है, तो आप धर्म के आधार पे भेद को समाप्त करें। मैं तो कहूँगा कि धर्म के कॉन्सेप्ट को ही गवर्नमेंट अनएक्सेप्टेड कर दे, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीवियस रिलीजन के कॉन्सेप्ट हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।